Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast, Neurology Minutes on World Epilepsy Day. This is your host Talal Umar. Today our guest is Dr. Bashir Sumro. He is Professor of Neurology at Ziauddin Hospital, Karachi. तो जैसे कि आप जानते हैं आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के हवाले से है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड एपिलेप्सी डे हर साल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे या मिर्गी का दिन जो हर साल इसको एक्सप्लोर किया जाता है या मनाया जाता है, उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो वो कि जनरल अवामुन नास में आगाही पैदा की जाए, दूसरा ये है कि जो पेशेंट या जो मरीज़ या जिनकी फैमिलियाँ अफेक्टेड होती हैं एपिलेप्सी की वजह से, उनको एक उम्मीद की राह दिखाई जाए कि एपिलेप्सी एक ऐसा मर्ज़ है जो काबिल इलाज है। किसी भी वक्त अगर कोई दौरा आता है तो उसके बारे में जो आगाही है या उसका जो मैनेजमेंट है, जनरल फीचर्स है, उसको बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। सर आज की इस पॉडकास्ट में सुनने वालों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी है क्या और क्या ये काबिल इलाज मर्ज है। मिर्गी एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें मरीज़ को मुख्तलिफ तरह के दौरे आते हैं और इसके दो टाइप्स होते हैं। नंबर एक होता है कि प्राइमरी एपिलेप्सी होती है जो किसी को भी किसी वक्त 18 साल के अंदर उम्र में हो सकती है। दूसरा जो टाइप है वो सेकेंडरी एपिलेप्सी होती है। जो सेकेंडरी एपिलेप्सी होती है उसमें कोई वजह होती है जो ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज कर दे, तो उसकी वजह से दौरे आते हैं। जैसे आम फहम में अगर किसी को इडियोपैथिक या प्राइमरी एपिलेप्सी है, उसके अंदर ब्रेन के अंदर कोई चेंजेस नहीं होती, ब्रेन का स्ट्रक्चर ठीक होता है, मगर कभी कभार क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस जनरेट होते हैं जो जिस्म के किसी भी हिस्से पे फैल सकते हैं। जो सेकेंडरी एपिलेप्सी होती है उसमें कोई वजह होती है, स्पेशली यंग एज में जैसे या न्यूनेटल एज में जो एपिलेप्सी होती है उसकी वजह होती है कि हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी हो गई, बच्चे को फार्सेप की इंजरी हो गई, या बच्चे को प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से कोई तकलीफ़ हो गई और उसके ब्रेन में स्ट्रक्चर चेंज हो गई, या जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, या जैसे कॉमनली जो चीज़ है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल चेंज आ जाती है, या ब्रेन के अंदर जो कंट्यूजनल इंजरीज़ होती है उसमें एपिलेप्सी हो सकती है या दौरे हो सकते हैं। दूसरी आम वजह जो होती है वो वेस्कुलर वजह होती है जिसमें दिमाग के अंदर कोई फालिज हो गया तो उसके बाद जो है वो उसके अंदर दौरे जनरेट हो सकते हैं। तीसरी वजह ये थी कि ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए या न्यूरो डीजनरेशन हो जाए तो उसकी वजह से एपिलेप्सी होती है, जिसको हम सेकेंडरी एपिलेप्सी कहते हैं, मगर वो आगे चल के बड़ी उम्र में होती है। यंग एज में जो एपिलेप्सी है वो इडियोपैथिक होती है और वो काबिल इलाज होती है और उसको एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए दवा दी जाती है। मगर आपको सबसे अहम जो चीज़ है एपिलेप्सी में, उसकी टाइप्स होती हैं और उसके दौरों की टाइप्स होती हैं जो आप क्लिनिकली भी डायग्नोस कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली या इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ करके या ईईजी परफॉर्म करके आप उन दौरों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब एक दफ़ा दौरा आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके हिसाब से फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है या दवा की तशखीस देना पड़ती है। सर जैसे कि आप जानते हैं मोर देन 70% ऑफ द पेशेंट जो हैं वो अनट्रीटेबल हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मिर्गी का इलाज आज भी जूता समझाना है, या फिर अगर किसी को मिर्गी का दौरा होता है तो उसके ऊपर वो समझते हैं कि या कोई जिन है या जादू है या भूत का साया है। तो सर मिर्गी की एवरेज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एपिलेप्सी या मिर्गी की अवेयरनेस के लिए या इसके स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम या एजुकेशनल प्रोग्राम्स करने चाहिए। दो तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं, एक तो कम्युनिटी में जाके हम अवेयरनेस क्रिएट करें और मुख्तलिफ़ इदारों में जाके या स्कूलों में जाके या कॉलेजेस में जाके इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करें। दूसरा ये है कि हम ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें जिसमें ट्रेन द ट्रेनर सेशंस हो, कि जो प्राइमरी लेवल पे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम ट्रेन करें और फिर जो सेकेंडरी लेवल के डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन करें अबाउट द एपिलेप्सी। तो ये ऐसे अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। पिछले दिनों हमने बहुत सारे कैंपेन्स किए अपने हिसाब से, और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की तरफ से हमने स्कूलों में जाके परफॉर्मेंस की है और पेशेंट को हमने उनके वीडियोस दिखाए। उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ कारपोरेट्स में
कोई भी पाकिस्तान के अच्छे अच्छे कॉरपोरेट्स हैं जिसके कम से कम 50 एम्प्लॉई, हम जाके वहाँ पे अवेयरनेस लेक्चर देते हैं फॉर द पब्लिक अवेयरनेस। तीसरी जगह पे हम ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम जो है हम कर रहे होते हैं कि प्राइमरी लेवल पे जो डॉक्टर्स हैं, जो आम आदमी को या आम एक भी किसी भी छोटे गांव में प्राइमरी डॉक्टर के पास जाए तो ताकि वो डायग्नोस करे और ट्रीट करने के बाद उसको सेकेंडरी या टर्शरी केयर में शिफ्ट करे। सर, अगर हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में या मिलने वालों में अगर किसी को मिर्गी का दौरा होता है तो हमें सबसे पहले उसे फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करनी चाहिए? एपिलेप्सी की फर्स्ट एड सबसे अहम चीज़ है कि आप जब भी किसी को भी कोई दौरा हो जाए तो आप उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटाएं और उस दौरे के दौरान उसके दरमियान में या उसके आगे, क्योंकि देखें ये 3 तरह के होते हैं, दौरे के 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है कि ऑरा स्टेज होती है कि आपको महसूस होता है कि मुझे कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे ऊपर चढ़ रही है, या उसको ऑरा फीलिंग होती है, या चक्कर आना शुरू होता है, या डिजीनेस शुरू होता है, तो उसका ऑरा कहते हैं। एक होता है इक्टल फेस, जब एक्टिव दौरे आ जाते हैं। जब एक्टिव दौरे आ जाए तो आप उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें करीब ऐसी ना रखें, या कोई ऐसे शार्प पेन्स ना रखें, या किसी मशीनरी के अगर करीब है तो आप हटा दें, आग के करीब है तो हटा दें और किसी खुली जगह पे रखें और लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में रखें। जब पोस्ट इक्टल फेज हो जाए या इक्टल के दौरान हम उसको किसी माउथ में या कोई मुंह में चम्मच डालना या कुछ या जूता सिंगाना, ये कोई इसका कोई ये सब मिथ है। आप फिर पोस्ट इक्टल फेज में अगर पेशेंट बहुत कंफ्यूज होता है तो उसको आप रहने दें वहाँ पे और उसको कुछ भी कोई इंटरवेंशन ना करें। तो ये तो सबसे अहम तरीकाकार है। इसके बाद जो है उसका जो फेज़ है, अगर आपके पास करीबी कोई अच्छा इमरजेंसी रूम है तो आप फ़ौरन मरीज़ को शिफ्ट करें ताकि उसकी फर्दर मैनेजमेंट की जाए। सर, क्या प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी बढ़ जाती है? उसको आप किस तरह ट्रीट करते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान यस बढ़ सकती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो एपिलेप्टोजेनिक है और जो ईस्ट्रोजन है वो नॉन एपिलेप्टोजेनिक है। तो प्रेगनेंसी में हार्मोन का ये तराजू जो है वो शिफ्ट हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन ऊपर चला जाता है और ईस्ट्रोजन नीचे चला जाता है, तो हो सकता है कि दौरे बढ़ सकते। तो मिर्गी होने का रीज़न है क्या? ऐसी कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से किसी भी इंसान को मिर्गी हो सकती है? एपिलेप्सी मैंने पहले जिक्र किया कि एपिलेप्सी एक प्राइमरी एपिलेप्सी है जिसको इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं। एक होती है सेकेंडरी एपिलेप्सी जिसमें दिमाग के अंदर जो है ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है। प्राइमरी एपिलेप्सी जो है उसके स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, मगर उसकी की रूह जो है वो उसमें तसलसल नहीं रहता और वो जो एक नॉर्मल इंसान की तरह डिस्चार्जेस नहीं करता, कहीं ना कहीं एबनॉर्मल डिस्चार्जेस होती हैं जिसकी वजह से उसको इडियोपैथिक एपिलेप्सी। सर, क्या मिर्गी का मरीज एक आम इंसान की तरह अपना डेली लाइफ रूटीन मेंटेन रख सकता है? जैसे अगर कोई कॉलेज गोइंग पर्सन है, स्कूल गोइंग पर्सन है, क्या वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू रख सकता है? या अगर कोई जॉब गोइंग पर्सन है तो अपनी जॉब को कंटिन्यू रख सकता है? या अगर कोई मैरिड पर्सन है तो क्या वो अपनी फैमिली को उसी तरह रिटेन रख सकता है या मेंटेन कर सकता है? एपिलेप्सी हर एज में काबिल इलाज है और उसका अगर मुस्तनद डॉक्टर देख के उसके डायग्नोसिस प्रॉपर बनाए और सिलेक्शन ऑफ दवा सही करे और उसके जनरल मैयस करे तो ये मर्ज़ जो भी लोगों को या जिन भी अफराद को ये मुतासिर करता है, स्पेशली अगर स्कूल गोइंग एज में है, तो आप उसको स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं और कोई नॉर्मल इंसान की तरह वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर कोई हाउस वाइफ है या घर में काम करती है या जॉब करती है तो उसको भी उसी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते कि दवा का इलाज होना ज़रूरी है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अभी तक मुस्तलद डॉक्टर के इलाज के बाद अच्छे भी हो गए और अपनी लाइफ में एक्सेल भी कर रहे हैं। मीन्स के अभी मेरे पास एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट्री की डॉक्टर है, तो उन्होंने अपनी तालीम चाइल्डहुड एपिलेप्सी से लेके अभी तक कंप्लीट की है और उस कंप्लीशन के बाद नाउ शी इज़ परफॉर्मिंग द सर्जरीज आल्सो। तो ये काबिल इलाज है, ये किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को अफेक्ट नहीं करती अगर दौरे कंट्रोल में हो। सर, एक आम आदमी के मुकाबले में मिर्गी के मरीज को क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? मिर्गी के मरीज़ को सबसे जो ज़्यादा चैलेंज है ना वो हमारी कम्युनिटी का डिसलाइकिंग है। उसको एक आम अफराद की तरह वो
पसंद नहीं करते, या स्कूल में जैसे टीचर्स हैं उनका रवैया थोड़ा डिफरेंट होता है एक एपिलेप्टिक बच्चे के साथ, या अगर जॉब में कहीं पे कॉरपोरेट में कोई काम कर रहा है तो थोड़ा सा कंपैरिजन में नॉर्मल इंसान के रवैये में, तो रवैयों में तब्दीली, हमारा काम ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें और रवैयों में तब्दीली लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के इस अवेयरनेस पॉडकास्ट सेशन के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।